हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन के 5वें पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने वैसे प्रश्नों को डिस्कस करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी 2018 एग्जाम में अलग अलग शिफ्टों में रिपीट किए गए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी 2018 एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किए जा चुके हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि इन सारे रिपीटेड साइंस क्वेश्चन का PDF मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में जा करके द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण, लागू बल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर कार्य का फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W = Fs cos थीटा। ध्यान में रखेंगे कि कार्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो W से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो F है ये बल को बता रहा है और जो S है ये विस्थापन को बता रहा है, और साथ ही साथ ये जो cos थीटा है ये बल और विस्थापन के बीच कोण को बता रहा है। cos थीटा क्या बता रहा है सर? तो बल और विस्थापन के बीच कोण को बता रहा है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया सर कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो उस वस्तु पर लागू बल पर निर्भर करता है, वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, जबकि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, आप सभी कहेंगे सर वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो आपका किया गया कार्य धनात्मक होगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। आप सभी कैसे पता लगाएंगे? तो मात्र आपको cos थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। पहला, cos 0 डिग्री कितना होता है सर? 1 होता है। cos 90 डिग्री कितना होता है? आप सभी कहेंगे 0 होता है। और cos 180 डिग्री कितना होता है सर? तो आप कहेंगे सर -1 होता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो किया गया कार्य आपका धनात्मक होगा, और क्या होगा सर? मैक्सिमम होगा। बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य धनात्मक और मैक्सिमम होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। और अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा सर? 0 होगा, शून्य होगा। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट, अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो किया गया कार्य न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, और किया गया कार्य कैसा होगा सर? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो आप cos थीटा के इस 3 वैल्यू को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आप सभी कहेंगे कि सर यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका संयोजन होता है सर? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, आप क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। आपका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ME से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को इंग्लिश में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PE से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KE से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है और गतिज ऊर्जा के लिए सर हाफ mv² होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर कि me इक्वल टू क्या होता है, तो mgh प्लस हाफ mv² होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऊष्मीय ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो किसी भी वस्तु के ऊष्मा के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल से जो एनर्जी आपका रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सबों को पता है कि नाभिक के विखंडित होने से या नाभिक के संलित होने से मतलब ये हुआ कि किसी नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा निकलती है और किसी दो नाभिक के जुटने से जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल लेकिन रिपीट किया गया था इसलिए मैंने रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बल इक्वल टू क्या होता है। भाई मेरे आप सभी कहेंगे कि सर बल F इक्वल टू होता है ma और इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या लिखते हैं सर, द्रव्यमान गुना त्वरण लिखते हैं। और यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि बल इक्वल टू क्या होता है। आप सभी कहेंगे द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, बल हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि सर बल जो है वो एक प्रकार का कारक है, एक फैक्टर है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में या तो परिवर्तन ला देता है या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। मेरे मित्र आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि बल का SI यूनिट क्या होता है सर, तो आप सभी कहते हैं सर बल का SI यूनिट न्यूटन होता है जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बल का CGS यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर बल का CGS यूनिट डाइन होता है। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप कहेंगे सर 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि बल का विमीय सूत्र mLT⁻² होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है सर, mLT⁻²। मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बल के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं F इक्वल टू ma, ये न्यूटन के किस गति नियम से आया। तो ध्यान में रखेंगे कि बल के लिए जो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, यानी कि गति के दूसरे नियम से आपको क्या मिलता है, बल के लिए व्यंजक मिलता है और गति के पहले नियम से बल के लिए परिभाषा मिलता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, यांत्रिक बल। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर स्थूल वस्तु का मतलब क्या हुआ। स्थूल वस्तु का मतलब हुआ स्थिर वस्तु। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दो स्थिर वस्तु के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे सर कि इस दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आपका ये कोई ए ऑब्जेक्ट है और ये कोई आपका बी ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है वस्तु है तो इसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। तो मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है और दोनों एक दूसरे से क्या है सर r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि r दूरी पर रखा हुआ है।
अब जो इस दोनों ही वस्तु के बीच में बल लगेगा वो किस प्रवृत्ति का होगा सर? आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। और इसी आकर्षण प्रवृत्ति वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और हम सभी कहते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इस दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के क्या होगा? समानुपाती होगा। और इसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब हम लोग इसको लिखते हैं तो कहते हैं सर F = G m1 × m2/r² होता है। और इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यही क्या हो जाता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो कैपिटल G है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल G को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में घर्षण बल भी है, तो ध्यान में रखेंगे कि सर घर्षण बल जो होता है वो एक प्रकार का अपोजिटिंग फोर्स है जो किसी भी वस्तु के गति का क्या करती है सर? विरोध करती है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि घर्षण बल क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये सतह के प्रकृति पर डिपेंड करती है, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है कि सरफेस रुखरा है या फिर मुलायम है। आपके ऑप्शन में अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। कहते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही होती है तो अपने गति को संतुलित करने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगाती है और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर mv²/r। तो आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई मेरे आप सभी कहेंगे कि सर डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग m/v लिखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई आयतन। क्या होगा? आप सभी कहेंगे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी डेंसिटी का यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी और आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो आपके घनत्व का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आपके एग्जाम में कभी कभी घनत्व का डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र में हम लोग m लिखते हैं और मीटर क्यूब है, इसका मतलब l क्यूब हो गया। इसी को हम सजा के लिखेंगे तो ml⁻³ हो जाएगा। और ये क्या हो गया सर? डेंसिटी के लिए विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो भाई इसको हम लोग m × a कहते हैं। और आप सभी को मालूम है कि F = क्या होता है? ma होता है। आपके ऑप्शन में प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रणोद जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपके ऑप्शन में F/a की चर्चा करी जा रही है। और F/a किसके लिए होता है सर? तो प्रेशर के लिए होता है, दाब के लिए होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखेंगे कि प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाती है? दाब कहलाती है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाती है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घनत्व कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस करा आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा मिल जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी आप आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।